राम राम सभी को। आज के समय में शादी के बाद डाइवोर्स, एलिमनी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिजिकल और मेंटल एब्यूजिंग के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों के मन में शादी को लेकर डर बैठ गया है। बहुत सारे लड़के तो शादी इसलिए नहीं करना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी करने के बाद हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, हमें अपनी जीवन भर की संपत्ति किसी लड़की के नाम करनी पड़े। और लड़कियों के मन में भी डर है कि कहीं शादी ऐसे लड़के से ना हो जाए जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, जो घर से जाता तो ऑफिस हो किंतु ऑफिस में किसी दूसरी लड़की के साथ उसके संबंध हो। तो इसलिए लोग शादी करना नहीं चाहते और करते हैं तो बहुत डर के साथ करते हैं, और अपनी शादी की श्योरिटी के लिए, अपने जीवन साथी के बारे में जानने के लिए वो कुंडली मिलान करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाकर पूछते हैं कि मैं इस लड़की से या इस लड़के से शादी करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे इसके बारे में आप कुंडली से जो भी बता सकते हैं बताइएगा, ताकि मैं सुनिश्चित करूं कि ये लड़का या लड़की मेरा जीवन साथी बनने योग्य है अथवा नहीं है। सामान्यतः जब कुंडली मिलान किया जाता है तब लोग अष्टकूट मिलान करते हैं, मंगल दोष आदि का विचार करते हैं, जो कि अपने आप में अपर्याप्त है। आज की इस वीडियो में हम कुंडली मिलान में किन चीजों को कितना महत्व देना चाहिए और किन चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए, इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो वर्तमान में ज्यादा चलन है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है अष्टकूट मिलान और मंगल दोष। अष्टकूट मिलान में जब भी एक लड़का और एक लड़की की कुंडली मिलाई जाती है तब वहां पर जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति के आधार पर अष्टकूट मिलान किया जाता है। और अष्टकूट मिलान में यह माना जाता है कि जितने अधिक गुण मिल रहे हैं उतना ही अधिक वैवाहिक जीवन सफल होगा। किंतु प्रैक्टिकली यह देखा गया है कि अधिक गुण मिलान होना वैवाहिक जीवन की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। जिन लोगों के 30 से अधिक गुण मिले हैं उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है। वहीं जिन लोगों ने बिना जन्म कुंडली मिलाए अथवा जिन लोगों का अष्टकूट मिलान में बहुत ही कम स्कोर आ रहा था, किसी का 5, 10 या 12, 15 भी हुआ, उनका भी वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, अष्टकूट मिलान जो होता है वो केवल चंद्र की स्थिति के आधार पर होता है। किसी भी जन्म कुंडली में चंद्र अधिक से अधिक 2 भावों पर अपना आधिपत्य रख सकता है। एक चंद्र जिस भाव का स्वामी है और एक चंद्र जिस भाव में बैठा है। जरूरी नहीं कि जन्म कुंडली में चंद्र सप्तम भाव का स्वामी हो, सप्तमेश के साथ किसी प्रकार का संबंध बना रहा हो, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव है। तो सप्तम भाव को ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु विवाह के लिए मानना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि चंद्र के आधार पर मिलाते हैं तो उसमें होता क्या है, चंद्र के आधार पर जब भी कोई मिलान किया जाता है या कुछ भी विश्लेषण किया जाता है उसमें प्रमुखता होती है व्यक्ति की मानसिक स्थिति की। अगर आप अष्टकूट मिलान के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें वर्ण, भकूट, योनि, नाड़ी आदि जो भी कुछ मिलाया जाता है वो व्यक्ति के मानसिक स्तर को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को मन का कारक ग्रह माना गया है। अर्थात चंद्र की स्थिति आपकी कुंडली में आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाएगी। ये बात अच्छी है कि 2 एक जैसी मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति अधिक संभावना होती है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा पाए, किंतु यह कोई थंब रूल नहीं है। 2 डिफरेंट नेचर के लोग भी एक दूसरे के साथ कई बार एडजस्ट कर पाते हैं अगर उनके अंदर एडजस्टेबल क्वालिटी है। तो केवल अष्टकूट मिलान करना और उसके आधार पर निर्णय लेना मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल गलत समझता हूं। अगर आप पुराने नाड़ी ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं भी अष्टकूट मिलान के बारे में कोई जिक्र ही नहीं मिलेगा। स्पेशली नाड़ी ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष में मिलता है। ठीक है, अब नाड़ी ज्योतिष में इसलिए ही अष्टकूट मिलान को महत्व नहीं दिया गया कि केवल एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति के ऊपर आप किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते। वैवाहिक जीवन के निर्धारण के लिए आपको सप्तम भाव, सप्तमेश, इन दोनों का विश्लेषण बहुत ही महत्वता के साथ करना होगा। साथ ही साथ जो विवाह के नैसर्गिक कारक हैं शुक्र और मंगल, उनके बारे में जानना होगा। ठीक है, पहले अष्टकूट मिलान की बात हो गई। उसके बाद जो समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है वो है मंगल दोष। माना जाता है कि किसी व्यक्ति जो मंगली हो उसकी शादी दूसरे मंगली से ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आती है। स्त्रियों के लिए तो ये कह दिया जाता है कि आपकी कुंडली में वैधव्य योग बन जाएगा। तो इसलिए जब किसी लड़की की कुंडली में मंगल
1, 4, 7, 8 या 12 स्थान में बैठा हो और ऐसी लड़की की कुंडली लड़के वालों के पास जाती है तो वो बहुत पैनी नज़र से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर पूछते हैं कि भाई ये लड़की हमारे बेटे के लिए ठीक है या नहीं है। अगर उनके बेटे की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, और मंगल दोष है तब भी अगर सप्तम और अष्टम भाव के बारे में तो इतना ज़्यादा, 7 और 8 के मंगल के बारे में तो इतना ज़्यादा डर व्याप्त है कि ऐसी लड़की से शादी करने से सामान्य तो लोग बचते हैं। और वर्तमान में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां केवल इसलिए कुंवारे बैठे हैं कि उनकी कुंडली में मंगल दोष है और उनको उसी जैसे मंगल दोष वाले लड़के या लड़की से शादी करनी है। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लड़की देखने में बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, कोई समस्या नहीं, मगर उसकी कुंडली में केवल मंगल दोष है, इसलिए उसको एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कुंडली मिलान की अगर बात करें तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगी, कोई भी लड़का मिले जिसकी कुंडली में मंगल दोष है, उसकी कुंडली जैसा उससे शादी कर ले। ये एक वास्तविकता समाज की है, चाहे वो लड़के हों या लड़की। मैंने खुद से देखा है कि बहुत सारे लड़के लड़के इसलिए कुंवारे बैठे हैं और अगर वो शादी कर रहे हैं तो केवल एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पता चला कि लड़की बहुत सुंदर है और लड़का लप्पू सा, तो उसने उससे शादी की। केवल किस लिए शादी की कि कुंडली में मंगल दोष था और वो लप्पू सा जो लड़का था उसकी कुंडली में भी सेम क्वालिटी का मंगल दोष था। तो पंडित जी ने कहा कि इन दोनों की कुंडली मिल जाएगी, ये शादी कर ले। अब मंगल दोष के बारे में वास्तविकता जान लेते कि क्या मंगल दोष वास्तव में प्रभाव देता है। तो मैं अगर नाड़ी ज्योतिष की बात करूं तो नाड़ी ज्योतिष के तो किसी भी ग्रंथ में मंगल दोष का कोई जिक्र ही नहीं है। पिछले 20-30 साल से मंगल दोष चलन में आया है, कुछ नए नए विद्वानों ने ये मंगल दोष चलन में लाया है, बाकी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब मंगल दोष ना अगर कहें तो कुंडली मिलान का सबसे निम्न पॉइंट आप मान सकते हैं, क्योंकि मंगल दोष क्या कहता है कि जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल बैठा है तो ये मंगल दोष है। ठीक है, ये तो लगन कुंडली की बात हो गई। अब फिर ये कहते हैं कि चंद्र कुंडली से भी आप देखिएगा, अगर लगन कुंडली से इन भावों में मंगल बैठा तो मंगल दोष है, अगर इन भावों में लगन से नहीं बैठा तो फिर आप चंद्र कुंडली से देख लीजिएगा। मान लीजिएगा चंद्र बैठा है 2nd हाउस में यहाँ, तो फिर यहाँ से काउंट करके देखिएगा कि मंगल दोष है या नहीं है। फिर उसके बाद कुछ विद्वानों का मानना है कि शुक्र से भी मंगल दोष का विचार करना चाहिए। तो अगर हम इन बिंदुओं पर बात करें तो लगभग दुनिया के सभी लोग मांगलिक हैं और उनकी शादी दूसरे मांगलिक से ही होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि अगर इन बिंदुओं पर विचार करें, सभी लोग मांगलिक हैं, तो किसकी शादी किसी से भी कर दो बिना मंगल दोष विचार करे तो भी कोई परेशानी नहीं है। और फिर लगन से, चंद्र से बहुत सारा इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया गया है। मैं तो समझता हूँ केवल एस्ट्रोलॉजर के पैसे कमाने का एक धंधा बनाया गया है मंगल दोष, लोगों की शादी लेट करने का एक धंधा बनाया गया है मंगल दोष, बाकी कुछ नहीं है। और टेक्निकली अगर हम केवल लगन के आधार पर भी देखें तो 12 लग्न होते हैं, 12 में से 5 लग्नों में आपने मंगल दोष बना दिया, 1, 4, 7, 8, 12, ठीक है, 5 में आपने मंगल दोष बना दिया। तो यानी कि मोटा मोटा 45% लोग मंगल दोष के शिकार हो गए। ठीक इसके बाद ये नॉर्थ इंडिया में 1, 4, 7, 8, 12 लेते हैं, साउथ इंडिया में 2nd हाउस को भी मंगल दोष में काउंट किया जाता है। बहुत से विद्वान मंगल दोष को 2nd हाउस में ही मानते हैं। तो कुल मिला के 6 यानी कि 50% लोग मंगल दोष के शिकार हो गए। इसके बाद अभी हमारे एक ग्रुप में चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पे एक विद्वान ने लिखा, मैं आपको बता दूँ, कोई शेषरादी जी है, मैं नहीं जानता कौन है, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है न्यू टेक्निक ऑफ प्रेडिक्शन। उन्होंने कहा है उसमें कि 5वें भाव में भी अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है, यानी कि 12 में से 7 भाव आपने मंगल दोष में काउंट कर दिए। तो अब या तो ये है कि लग्न से होगा या चंद्र से होगा या शुक्र से होगा, हर व्यक्ति मंगलिक होगा ही होगा, या तो ये है कि बिना मंगल दोष के विचारे आप शादी कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अननेसेसरी इस मंगल दोष को पकड़कर अपनी शादी को खराब कर लो, उसको डिले कर लो, कोई फायदा नहीं है। अब बहुत सारे विद्वान ये भी तर्क देंगे कि मंगल के प्रभाव तो होते हैं, तो देखिएगा मंगल
दोष का कोई किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव नहीं होता। पहले ये समझ लीजिएगा दोष होता क्या है। दोष से तात्पर्य होता है किसी प्रकार की कमी, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में मंगल किसी ऐसी स्थिति में बैठा है जिस स्थिति में उसका बल क्षीण हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है, तो उसको दोष कहेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, किसी व्यक्ति के अंदर दोष है, कब कहेंगे आप? शारीरिक दोष आप तब कहेंगे जब उस व्यक्ति का कोई अंग खराब है। चरित्र का दोष आप जब कहेंगे कि जब वो व्यक्ति अब्यूजिंग नेचर का है या दूसरी स्त्री के पुरुष या दूसरे पुरुष के प्रति गलत विचार रखता है, तो उस प्रकार की स्थिति में आप दोष कहेंगे ना। तो सेम स्थिति मंगल के लिए भी विचार कीजिएगा। अगर मंगल किसी व्यक्ति के लग्न में बैठा है तो वह उसको किस प्रकार का दोष दे रहा है। आप लाखों लोग उठाकर देखिएगा जिनका मंगल लग्न में है, शरीर में कोई दोष नहीं, चरित्र में कोई दोष नहीं। मंगल एनर्जी का साहस का कारक है, उनके साहस में कोई कमी नहीं, तो फिर किस तरह से ये मंगल दोष आप काउंट करते हैं। अब ये एक वास्तविकता है कि मंगल लग्न में बैठे या थर्ड हाउस में बैठे या 10th हाउस में बैठे, कहीं पर भी बैठेगा, मंगल अपनी नेचर के हिसाब से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालेगा। जैसे कि मंगल गुस्से का कारक है, तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव में व्यक्ति को एग्रेशन देगा, शक्ति देगा, गुस्सा देगा। जैसे कि लग्न में बैठा है, तो लग्न क्या है? हमारे शरीर है, हमारा मस्तिष्क है। तो लग्न में बैठता है तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के सिर पे चोट लग जाती है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, व्यक्ति बहुत मेहनती भी होता है, स्पोर्टी नेचर का होता है, तो इसको दोष तो नहीं कहा जा सकता। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं तो बैठेगा ना। सेकंड हाउस में भी अगर मंगल बैठे तो हो सकता है कि व्यक्ति बहुत तेजी से बोलता हो, गुस्सेल भाषा का यूज़ करता हो। थर्ड हाउस में मंगल बैठेगा तो व्यक्ति कम्युनिकेट बहुत अच्छे से नहीं कर पाता हो या फिर बहुत ही तर्कशील कम्युनिकेट करता हो, डिपेंड करता है मंगल की स्थिति के ऊपर। चतुर्थ भाव में मंगल बैठेगा, तो चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठेगा तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का है, तो उस स्थिति को ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। तो अब एक चीज़ और भी है, अगर एक एग्रेसिव व्यक्ति की शादी एक दूसरे ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो बहुत एग्रेसिव है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठेगा या लड़ाई होगी? पहले तो खुद से विचार कीजिएगा। दो लोगों के हाथ में डंडा दे दो आप और दोनों बहुत गुस्से में हो, तो संभावना उनके बीच सुलह होने की या मार पिटाई होने की, ये आप खुद से बताइएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मंगल दोष का विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल दो व्यक्ति के लगन में बैठा है, एक लड़की के भी लगन में बैठा है, एक लड़के के भी लगन में बैठा है, तो दोनों के अंदर ही गुस्सा बराबर है। तो लड़का चलिए गुस्से वाला है तो लड़की ऐसी ढूंढो जो कि उस गुस्से को सहना जानती हो, या लड़की गुस्से वाली है तो लड़का ऐसा ढूंढो जो कि उस गुस्से को पीने वाला हो, तब तो सामंजस्य बैठ सकता है। अब सप्तम और अष्टम भाव के लिए भी देख लीजिएगा। सप्तम भाव और अष्टम भाव हमारे काम सुख के भाव माने गए हैं, तो सप्तम और अष्टम भाव में मंगल नॉर्मल ये देखा जाता है कि सेक्सुअल डिजायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस स्थिति में तो कह सकते हैं कि भाई एक अगर लड़के की सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है तो ऐसी लड़की से उसकी शादी की जाए जिसकी सेक्सुअल डिजायर उतनी ही हो, ताकि दोनों के बीच में सामंजस्य बन सके। उस स्थिति में तो वहां पर कहा जा सकता है, किंतु ये कह देना कि जन्म कुंडली में अगर मंगल दोष है तो ऐसे व्यक्ति की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से ही हो जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो, ये अपने आप में गलत है और मंगल दोष का विचार भी गलत है। तो यहाँ जो मेन आज के समय में लोग देखते हैं अष्टकूट मिलान में या कुंडली मिलान के समय में, वो देखते हैं मंगल दोष और अष्टकूट मिलान। और आज के समय में तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना भी ठीक नहीं समझते। एस्ट्रोसेक पर या किसी भी ऐप पर लड़का लड़की दोनों की बर्थ डिटेल्स डालते हैं, उससे पता चल जाता है कितने गुण मिल रहे हैं। तो सबके दिमाग में ये है कि जितने ज़्यादा गुण मिल रहे हैं उतना अच्छा वैवाहिक जीवन होगा, दोनों की कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोसेक ऐप ने कह दिया, किसी सॉफ्टवेयर ने कह दिया कि ये कुंडली मिलती है तो ठीक है कुंडली मिलान हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ। जबकि वास्तविकता यह है कि विवाह के लिए ना अष्टकूट मिलान की जरूरत है, ना मंगल किस भाव में बैठा है इसकी जरूरत है। आपको जो मुख्य देखना है वो देखना है सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है और सप्तमेश को देखना है। इसके बाद विवाह के जो कारक ग्रह हैं मंगल और शुक्र, इनकी स्थिति को देखना है। अगर ये किसी वजह से पीड़ित है तो आपके 36 के 36 गुण मिल जाए और आपकी कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं है, तब भी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। कुछ योग आपको बताता हूं जो मंगल और शुक्र के साथ अगर होंगे तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या आने की संभावना अत्यधिक होती है। तो जैसे कि दोष की बात की गई, अब मंगल को किसी स्त्री के लिए नाड़ी ज्योतिष की बात कर रहा हूं। देखो पराशरी की
बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पाराशरी की प्योर बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाराशरी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और पाराशरी लोग क्लेम करते हैं कि पाराशरी से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, मगर ये फैक्ट है पाराशरी को लोगों ने खराब कर दिया। इस तरह के लोगों ने जिन्होंने मंगल दोष का इजाद किया, अष्टकूट मिलान का इजाद किया, उन लोगों ने पाराशरी को खराब कर दिया। इस वजह से बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं आती, वरना तो 36 के 36 गुण मिलने वाली कुंडली में और बिना मंगल दोष वाली कुंडली में सेपरेशन होना ही नहीं चाहिए। मैं कुछ सूत्र आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, कुछ नाड़ी ज्योतिष के और एक दो पाराशरी के भी। ठीक है, तो सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। जैसे दोष की बात हुई, तो दोष का मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी तरह से पीड़ित होना चाहिए, खराब होना चाहिए। तो अगर किसी कुंडली में मंगल राहु या केतु के साथ युति में है, किसी स्त्री की कुंडली में, आप फीमेल होरोस्कोप में जब चेक करेंगे तो देखिएगा, अगर किसी फीमेल होरोस्कोप में मंगल राहु या केतु के साथ है, तब उस फीमेल की मैरिड लाइफ में 100% इशू आएंगे। आप 100 कुंडली उठाकर देख लीजिएगा ऐसी लड़कियों की जिनकी कुंडली में मंगल राहु या केतु के साथ है, और उनसे उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछ लीजिएगा। एक दो कोई अपवाद मिल सकते हैं, अगर वो लड़की एडजस्ट कर रही है, उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे ही होंगे। ठीक, मंगल पर राहु केतु के साथ अगर शनि का प्रभाव आ जाए स्त्री की कुंडली में, तब ऐसी लड़की की शादी डिले होगी ही होगी। इंटरकास्ट मैरिज होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि ऐसी लड़कियों के लिए मैं तो सलाह देता हूँ आप इंटरकास्ट मैरिज कर लो, इंटर रिलीजन मैरिज कर लो, तब पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी अच्छी चल जाए। मगर सेम कास्ट में अरेंज मैरिज करोगे तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी 100% होती है विवाह के टूटने की, या विवाह के बाद किसी न किसी तरह की समस्या आने की, हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की, हस्बैंड के द्वारा एब्यूजिंग फेस करने की। किसी ऐसी लड़की की कुंडली उठाकर देखना आप, जो ये कहती हो कि उसका पति उसके साथ मार पिटाई करता है, उसकी कुंडली में मंगल शनि राहु का योग मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद सप्तम भाव में अगर मंगल के साथ राहु का प्रभाव है, स्पेशली सप्तम भाव को कर रहा हूँ, हालांकि ये जो मंगल शनि राहु का योग बताया मैंने, किसी भी भाव में हो तब प्रभाव होते हैं, और अगर सप्तम भाव में भी अगर इस तरह का प्रभाव या सप्तमेश के साथ इस तरह का प्रभाव आ जाए तो यह स्थिति और भी ज़्यादा घातक हो जाती है। इसके बाद किसी पुरुष की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में कोई नीच ग्रह बैठा हो, तब वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे मान लीजिएगा सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आती है, वहां पर चंद्र बैठ गया जो कि नीच है, तो सप्तम भाव में किसी नीच ग्रह का बैठना अपने आप में यह भी वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। ऐसी कुंडली से चाहे आपके 36 के 36 गुण मिल रहे हो, शादी ना करने में ही बेहतरी होती है। या फिर सप्तम भाव पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि आ जाए, मान लीजिएगा लग्न में चंद्र बैठा है वृश्चिक राशि का और सप्तम भाव पर आपके इसकी दृष्टि आ गई चंद्र की, नीच ग्रह की, तब भी वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। बहुत सारे लोग हो सकता है उनकी शादी ना हो या शादी के बाद डाइवोर्स हो जाए। अथवा सप्तमेश अगर अपने से अष्टम गया है, जैसे कि यहाँ पर वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि हमने अष्टम भाव में लिखी है, अगर वह अपने से अष्टम गया, मंगल जैसे यहाँ आ गया, इसका स्वामी सेकंड हाउस में बैठ गया, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सेवेंथ लॉर्ड अगर कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा है, तब वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सप्तमेश किसी नीच ग्रह के साथ युति कर ले, जैसे कि सप्तमेश यहां पर मंगल है, मंगल ने चंद्र के साथ युति कर ली, सप्तम भाव में कर ली तो और भी ज्यादा खराब, अगर कहीं और भी कर ली तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। इसके बाद किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र केतु का योग हो अथवा शुक्र राहु का योग हो, ऐसी स्त्री से जब आप विवाह करेंगे तो विवाह के बाद आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आने की पॉसिबिलिटी होती है। मैं कह रहा हूं यहां पर पॉसिबिलिटी होती है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म यहां पर तब होगा जब मंगल भी यहां पर प्रभाव देगा और चंद्र भी यहां पर प्रभाव देगा। मान लीजिएगा शुक्र और राहु का योग है किसी लड़की की कुंडली में और उस पर चंद्र की दृष्टि आ गई, तो ऐसी लड़की से विवाह करने से आपको बचना चाहिए। किसी पुरुष की कुंडली में भी अगर यह योग है कि शुक्र राहु का योग है और उस पर चंद्र की दृष्टि आ गई, तो ऐसे पुरुष को जिस भी स्त्री से वो विवाह कर रहा है बहुत सावधानी के साथ विवाह करना चाहिए,
अदरवाइज वहां पर उसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं। नवांश की भी अगर बात करें जो पराशरी वाले हैं, उसमें भी सप्तम भाव का स्वामी अगर नवमांश में किसी ऐसी राशि में जा रहा है जो कि लग्न कुंडली के 6, 8, 12 में आती है, तब वहां पर उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या आने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। तो ऐसी स्त्री पुरुष से विवाह करने से बचना चाहिए। नवांश कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच हो रहा है, तब भी आपको ऐसे जातक जातिका से विवाह करने से बचना चाहिए। जिस जातक जातिका की नवांश कुंडली के सप्तम भाव में राहु या केतु बैठे हैं, ऐसे स्त्री पुरुष से भी विवाह करने से आपको बचना चाहिए। ये कुछ अगर रूल्स अगर आप कुंडली में देखते हैं, कुछ योग इस तरह के आप देखते हैं, तब आपको वहां पर कोई अष्टकूट मिलान की, कोई मंगल दोष मिलान की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी कुंडली से विवाह करने से बचना चाहिए। आप बचेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। इसके कारण क्या है, क्या क्यों कैसे, मैं आने वाली वीडियोस में जब मैं हॉरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ उसमें मैं बताता रहूँगा, और बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है कि इसके लॉजिक क्या होते हैं। जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो अगर रेगुलरली वीडियोस देखेंगे तो उनको उसके लॉजिक भी मिल जाएंगे। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं अगर एक एक योग के लॉजिक पर जाऊँगा, तो इसलिए इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को लेंगे। जैसे जैसे जिस कुंडली में आता रहेगा, कि जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में अष्टम भाव में हमने देखा, मैंने कुछ आपको रूल्स बताए जो इस समय मेरे माइंड में आ गए। रूल्स और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तमेश अगर सेकंड हाउस में पहुंच जाए, अपने से अष्टम पहुंच जाए, तो वैवाहिक जीवन में समस्या देगा या विवाह होने में परेशानी देगा। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे जैसे कुंडली सामने आती आएंगी मैं आपको सिखाता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।